तो दोस्तों कैसे हो? आपका स्वागत है दोबारा से वंस अगेन हमारे यूट्यूब चैनल राघव क्लासेज विद एसेंशियल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा गणित का और गणित के भी रेखा गणित का जो पाठ चल रहा था उसके वर्त वाले भाग को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके। इसके साथ अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पढ़ना चाहते हैं और कुछ कंपटीशन एग्जाम स्कूली परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का ये है वर्त। वर्त को अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्त क्या है? वर्त एक इस तरह की आकृति होती है जो आप लोगों ने बहुत सी बार देख रखी है, शुरू से पढ़ते आ रहे, पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए। देखिए वर्त इस तरह की आकृति होती है, इसको हम वर्त कहते हैं। क्या नाम है बच्चों इसका? वर्त। अब जिसका वर्त ही नहीं पता उसका तो क्या होने वाला है ये आप समझ सकते हो। पर स्टार्ट करते, जिसको पता नहीं है वो समझिएगा वर्त क्या है। वर्त की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु डेफिनेशन इसलिए लिखता हूं ताकि जिन बच्चों को, जिन दोस्तों को डेफिनेशन याद नहीं है, परिभाषा याद नहीं है, वो परिभाषा याद करें। यहाँ से लिखी हुई है, आप चाहो तो नोटबुक में भी लिख सकते हो और आपके पास मोबाइल तो है ही, उसको देख सकते हैं, बार बार देख के आप डेफिनेशन याद कर सकते हो। तो परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या है कि समतल में, किसी समतल, समतल किसको बोलते हैं? प्लेन पृष्ठ जो होता है उसको हम समतल बोलते हैं। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु के, देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्त। हालांकि वर्त की डेफिनेशन कहीं नहीं पूछी जाती है, पर हमें डेफिनेशन आनी चाहिए ताकि हम किसी को भी वर्त किसे कहते हैं की परिभाषा बता सके। देखिए डेफिनेशन एक बार और देखिएगा, किसी समतल में, यह समतल है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदु होते हैं अगर उनको मिला दिया जाए तो एक बंद आकृति का निर्माण होता है। उस बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। समझ में आ गया होगा वर्त किसे कहते हैं। एक समतल है, उसमें एक निश्चित बिंदु है, उससे समान दूरी पे जितने भी बिंदु है, ये अनंत बिंदुओं से बनी हुई वर्ताकार रेखा है। तो इसपे जितने भी बिंदु है उन सबको आपस में मिला दिया जाए तो जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये डेफिनेशन याद करना जरूरी है। हमें बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। हमारा बेसिक्स अगर मजबूत है तो हम चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वर्त के बारे में आगे बढ़ते हैं। वर्त का केंद्र क्या होता है? तो वर्त के बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम केंद्र कहते हैं। वर्त का जो केंद्र होता है इसे हम क्या कहते हैं? वर्त का केंद्र। केंद्र बिंदु बीच 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 एक यहाँ पे लिख रखा है मैंने। वर्त के केंद्र में स्थित बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है। इसके बाद वर्त की परिधि, जो वर्त की जो केंद्र बिंदु से जो आसपास वर्ताकार पथ है या वर्ताकार मार्ग है उसकी संपूर्ण लंबाई, यहाँ पर लिख रखा है कि वर्त की संपूर्ण वर्ताकार पथ की लंबाई परिधि कहलाती है। यानी कि ये जो है वर्ताकार पथ, इसे हम क्या कहेंगे? वर्त की परिधि। ध्यान रखिएगा, वर्त की परिधि जो है ये वर्ताकार पथ है। इसका वर्त का वर्ताकार पथ की लंबाई क्या कहलाती है? वर्त की परिधि। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है वर्त की त्रिज्या, यानी इस यहाँ में नाम भी लिख देता हूं, ये जो है ये क्या है? वर्त की परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? वर्त की परिधि। अब देखिएगा यहाँ पर वर्त की त्रिज्या लिखी हुई, तो त्रिज्या जो है वर्त की परिधि व केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि ये केंद्र और ये परिधि, इसके बीच की जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक, किधर से भी नाप लो बच्चों, किधर से भी, यहाँ से नाप लो, ये भी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं यहाँ से नहीं नापूंगा, इधर से नापूंगा, तो इधर से नाप ले भैया, इधर से नाप लो, इधर से नाप लो, इधर से नाप लो, कहीं से भी नाप लो। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद आता है व्यास। क्या आता है? व्यास। त्रिज्या का 2 गुना व्यास कहलाता है। त्रिज्या का 2 गुना क्या कहलाता है? व्यास। व्यास से पहले तुम्हें मैं एक चीज और बताता हूं। जैसे ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त, गोला। वृत्त को एक सरल रेखा द्वारा दो भागों में बांट दिया जाए। वृत्त को एक सरल रेखा के द्वारा अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो ये दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। ध्यान रखिएगा, वृत्त को दो भागों में बांटने वाली सरल रेखा जीवा कहलाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, वृत्त को दो भागों में बांटने वाली रेखा सरल रेखा क्या कहलाती है? जीवा। क्या ये भी जीवा कहलाएगी? हाँ, ये भी जीवा कहलाएगी। हाँ, ये भी जीवा कहलाएगी। हाँ, और जो बीचों बीच केंद्र से निकलेगी वो भी जीवा कहलाएगी। परंतु एक बात ध्यान रखना, व्यास और जीवा में क्या संबंध है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली जीवा व्यास कहलाती है। क्योंकि ये बराबर भागों में बांटने वाली लाइन है, वही क्या कहला रहा है? व्यास। और वही क्या कहलाएगी? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। और वही दो भागों में बांटेगी। समझ रहे हो ना? तो वृत्त को बराबर दो भागों में बांटने वाली सरल रेखा जीवा भी कहलाती है और व्यास भी कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा भी कौन सी होगी? वही होगी, व्यास। अब देखिए, दो गुना क्यों कहा? अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, देखो यहां पर एक परिभाषा, त्रिज्या का दुगुना व्यास। त्रिज्या है, मान लो इस वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं आर। क्या मान ली? आर। तो आर ही इधर हो जाएगा, आर ही इधर हो जाएगा, तो 2r हुआ कि नहीं हुआ? आर आर 2r। तो मैंने यही कहा है कि त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या है? एक तरह का त्रिज्या का दुगुना भी व्यास है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी व्यास है। समझ गए? तो व्यास और त्रिज्या में संबंध समझ में आ गया होगा। अगर व्यास का आधा कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? त्रिज्या। और त्रिज्या का दोगुना कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? व्यास। समझ में आ गया होगा। आगे और बढ़ते और जानकारी प्राप्त करते। हम बात करें अब वृत्त की परिधि ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वृत्त की परिधि का मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखिएगा। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सिंपल सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आते हैं, 2πr। क्या है बच्चों? 2πr। पाई क्या है यहाँ पर? 22/7। यह एक कांस्टेंट है जिसका मान कितना होता है? 22/7। और कभी कभी इसका उपयोग हम 3.14 के रूप में भी कर लेते हैं, पर ज्यादातर कैलकुलेशन में यही काम आता है, पॉइंटों में कम ही काम आता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, वृत्त की परिधि का 2πr, ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल का। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र भी होता है, देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है बच्चों, उसका जो सूत्र है बहुत ही सिंपल है, πr²। तो दोनों ही सूत्र वेरी इजी, वृत्त की परिधि का सूत्र और वृत्त के क्षेत्रफल का। अब देखो क्या करता है एग्जामिनर, केवल क्या देना है उसको बच्चों? आर, यानी त्रिज्या देगा। इसमें भी त्रिज्या देगा। केवल त्रिज्या से ही हम इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और परिधि भी ज्ञात कर सकते हैं। वीर जी फॉर्मूला। कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अर्धवृत्त यानी कि यह, थोड़ी देर के लिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, इसको साफ कर देता हूँ या फिर यहीं पे लिखता हूँ। ये पूरा वर्त है। क्या है ये? वर्त। अब अर्धवर्त, अर्धवर्त ये अर्धवर्त हो गया। अब अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है πr², ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल है, इसका आधा कर दो, πr²/2। मैंने कहा था किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर वो आधी हो जाती है, तो ये आधा कर दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला बन गया है। अर्धवर्त का मतलब अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला πr²/2। अब एक बच्चा पीछे से खड़ा और बोला, मास्टर साहब, मास्टर साहब, आपने अर्धवर्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो बता दिया, अब अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करने का भी सूत्र बताइए। तो देखना यहां पर मैं लिख रहा हूं, अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि
तो बच्चों इसका जो है फॉर्मूला भाई अर्धवर्त किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा, देखिएगा अर्धवर्त इस प्रकार का है। अब इसमें ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा व्यास, क्या हो जाएगा व्यास, तो व्यास कितना होता है 2r, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई r का आधा, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई r बटा 2, क्योंकि ये जो हिस्सा ज्ञात किया है अपन ने नीचे का यहाँ तक, ये टोटल कितना था 2 पाई r, इसका आधा कर दिया तो कितना रह गया 2 पाई r बटा 2। अब ये हिस्सा भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिधि क्या होती है, वह आसपास की जो लंबाई है, जो पथ है, उसे हम परिधि कहते हैं। तो इसमें क्या है, हमें ये 2r भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 2 से 2 कट गया, कट गया, इसमें से क्या कॉमन निकल गया, देखो 2r कॉमन निकल गया, तो r कॉमन निकल गया, 2 से 2 कट गया, r कॉमन निकल गया, क्या बचा पाई प्लस r, ये बचा। तो हमारा अर्धवर्त की परिधि जो है उसका सूत्र क्या निकल गया है, सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2, क्योंकि r तो कॉमन निकल चुका है, r और r दोनों में r था वो कॉमन आ गया है। यहाँ क्या बचा 2 बचा, 2 से 2 कट गया तो पाई प्लस 2। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, अर्धवर्त की परिधि का r कोष्टक पाई प्लस 2। तो आपको समझ में आ गया कि वर्त की मैंने बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ पर दे दी। ये नॉलेज आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्त का अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो एक सवाल भी बताता हूं मैं तुम्हें, त्रिज्या का मान ज्यादातर वो क्या देता है, त्रिज्या का मान वो देता है जैसे 7, 14, 35, इस तरह के, मतलब 7 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो त्रिज्या का मान देगा। जैसे मान लो उसने दे दिया, एक सवाल है कि r बराबर कितना दे दिया 3.5, अब हमसे परिधि पूछ ली, तो सूत्र क्या लगेगा 2 पाई r, ये लगेगा, इसमें 2 का मान तो 2 आ जाएगा, और इसका मान कितना आएगा 22 बटा 7 पाई का, और 3.5। अब 3.5 क्या है, 10 में लौटाएंगे और 10 नीचे लगा देंगे, ये कितनी बार कट गया 5 बार, कितनी बार कट गया 5 सत्ते 35, और ये 2 से कट गया कितनी बार 5, और 5 से 5 कट गया, कितना बच गया 22, कितना बच गया 22। तो देखिए डायरेक्ट ही बहुत ही इजी कैलकुलेशन होती है, इसमें और भी सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा। देखो गणित एक प्रैक्टिस का विषय है, अभ्यास का विषय। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे तो मैं ये मानता हूं कि बिना प्रैक्टिस आप गणित को नहीं सीख सकते। मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, अरे दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डो निशाना साधा अपनी मंजिल को, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। कुछ भी चीजें बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। अगर आप किसी सवाल को 50 बार सोल्व कीजिए, अगर वो सवाल एग्जाम में आ जाए तो क्या वो सवाल आपको नहीं आएगा, आएगा 100% आएगा, गारंटी के साथ आएगा, आपको आएगा। कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी साइंस का, कोई डायग्राम है, उसको आपने 100 बार प्रैक्टिस की है, 100 बार बना के देखा है, अगर वो डायग्राम एग्जाम में आ गया क्या आप नहीं बना पाओगे, बना पाओगे। किस आधार पे बना पा रहे हो, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट। अगर आप किसी भी काम में, किसी भी टैलेंट में, किसी भी प्रतिभा में संपूर्ण परफेक्ट होना चाहते हो तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से क्या आते हैं पैसे, इसलिए किसी भी काम को बार बार दोहराइए, वो आपका टैलेंट बन जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आगे इस तरह की धमाकेदार और अच्छी और एजुकेशनल पर्पज से बनी हुई वीडियो प्राप्त करना चाहते फ्री में हमारे यहाँ सभी कंटेंट फ्री है, किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स ऐसा वैसा कोई कोर्स नहीं है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इन दोस्तों से आगे बढ़ाइए ताकि वो भी देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।